हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जहां हम लोग डिस्कस करेंगे अटैक ऑन टाइटन मांगा चैप्टर 121 मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर। सो विदाउट एनी मोर बकवास लेट्स बिगिन। ग्रिशा की मेमोरीज में जीक सरप्राइज हो रहा होता है कि एरन को जीक की तरह ब्रेन वॉशिंग नहीं मिली, लेकिन फिर भी जैसे ही एरन को अटैक टाइटन मिला उसके अंदर ग्रिशा की आइडियोलॉजीज अपने आप ट्रांसफर हो गई विदाउट टेलिंग एनीथिंग। लेकिन एरन बताता है कि वो हमेशा से ऐसे ही था जब से वो पैदा हुआ। वो दोनों उस मेमोरी में पहुंचते हैं जहां एरन ने उन 3 गुंडों को मारा था जो मिकासा को किडनैप करने आए थे जब वो दोनों बच्चे थे। और जीक भी ये देखकर उतना ही सरप्राइज था जितना उस टाइम पर ग्रिशा हुआ था। जब ग्रिशा एरन को डांटना शुरू करता है तभी बड़ा एरन जीक से बोलता है कि तूने एक्सपेक्ट किया था कि हम दोनों एक जैसे हैं, स्केयर्ड। लेकिन एरन फाइट करना जानता है बिकॉज दैट इज हु ही इज एंड नॉट समवन हु वाज ब्रेन वॉश्ड बाय हिज फादर। एरन बताता है कि वो जीक से बहुत डिफरेंट है और उसके हिसाब से जीक सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसका खुद का कोई कैरेक्टर ही नहीं है और उसकी पूरी लाइफ बस अपने बाप की बातों को डिनाई करने में निकल चुकी है और इसीलिए जीक को एरन अपने मरे हुए बाप का गुलाम बताता है। जीक वहां पर ग्रिशा के लिए थोड़ा सा थैंकफुल हो जाता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी आंखें खुली टुवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ एल्डिया। जीक वहां से जाने ही वाला था लेकिन एरन वहां रुककर अपने छोटे वर्जन को मिकासा के अराउंड स्कार्फ बांधते हुए देख रहा होता है। जैसे जैसे वो लोग आगे की मेमोरीज एक्सप्लोर करते जा रहे थे, जीक अब भी उसी बात पर टिका हुआ था कि वो एरन को रेस्क्यू करना चाहता है। ग्रिशा को बेसमेंट में अपने जर्नल के पीछे एक फोटोग्राफ पर आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में लिखता देख जीक कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और उसके बाद वो दोनों येगर फैमिली को देखते हैं जहां एरन स्काउट्स ज्वाइन करने की बात कर रहा होता है। छोटा एरन बोलता है कि वो वर्ल्ड आउटसाइड द वॉल्स के बारे में इग्नोरेंट नहीं रहना चाहता और आज तक जिन लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है उनके काम को आगे ले जाते हुए आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहता है ताकि उन सब सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस बेकार न जाएं। ग्रिशा उसके बाद एरन को कहता है कि जब वो वहां से लौटेगा तो एरन को बेसमेंट में छुपे सीक्रेट्स के बारे में बताएगा। बट जैसे ही ग्रिशा घर से बाहर निकलता है उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो देखता है कि वॉल मारिया से टाइटन्स ने ब्रेक इन कर लिया है और शिकानचीना डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। सब अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और इन्हीं सबसे बॉदर होकर ग्रिशा वापस रीस फैमिली के शपेल वाले बेसमेंट में पहुंचता है। ग्रिशा वहां पहुंचकर रीस फैमिली को समझाता है कि मैं एक एल्डियन हूँ, सब्जेक्ट ऑफ ymir, उन्हीं की तरह जो कि वॉल्स के बाहर से आया हूँ। और वो किंग ऑफ वॉल्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो टाइटन्स को खत्म कर दें जो उन पर अटैक करने आ रहे हैं, इससे पहले कि उसकी फैमिली और बाकी सब लोग टाइटन्स के हाथों खा लिए जाएं। फ्रिडा, जिसके पास उस टाइम पे फाउंडिंग टाइटन था, वो पहले तो काफी चिंता में आ जाती है ये सब सुनकर, लेकिन फिर जैसे ही किंग फ्रिट्ज की विल उसके माइंड पर टेक ओवर करती है उसका फेस एक्सप्रेशन एकदम रिलैक्स हो जाता है। वो ग्रिशा की हेल्प करने को साफ मना कर देती है ये कहकर कि ये टाइम जजमेंट का है। रेस्ट ऑफ मैनकाइंड काफी वीक है टू फेस द माइट ऑफ टाइटन्स, सो एल्डियंस को अपने पापों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर पूरी दुनिया को टाइटन्स के कहर से बचाना है और एल्डियंस का डिस्ट्रक्शन ही सिर्फ एक रास्ता है। जीक ये सब देखकर सोचता है कि उसकी और फ्रिडा की थिंकिंग काफी मैच होती है, लेकिन वो जानता है कि ये सब लोग अब कुछ ही देर में मरने वाले हैं। एरन ने पहले जीक को बताया था कि ये मेमोरी उसने देख रखी है जिसकी वजह से वो अपने फादर से काफी डिसअपॉइंटेड है और जीक उस चीज को याद करते हुए पूछता है कि एरन, तूने जो बताया था वो सच था? लेकिन एरन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और बस लगातार ग्रिशा की तरफ देखता रहता है जो फ्रिडा की बातें सुनकर भड़कता जा रहा है। ग्रिशा पूछता है कि ये कैसी बात हुई अपनी गलतियों को भुगतने वाली, जब सारे एल्डियंस अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते तक नहीं है और पास्ट में जो कुछ हुआ उसमें उनका कोई हाथ भी नहीं है। फ्रिडा एग्री करती है कि हाँ, ये गलतियां भुगतना नहीं है क्योंकि एल्डियंस ने आज तक जितनी लाइफ्स खत्म की हैं उसके आगे एल्डियंस अपनी गलतियों के लिए अटोन भी नहीं कर सकते। बट आगे जाकर और लोग ना मरें इसके लिए ये जो हो रहा है वो सही है। जब तक एल्डियंस पूरी सिचुएशन को लेकर इग्नोरेंट रहेंगे तो मरने वाले भी एल्डियंस ही होंगे जो कि वो डिजर्व करते हैं। ग्रिशा को सेंस होता है कि पीछे कोई खड़ा है और हल्का सा टर्न होकर वो पाता है कि एरन बहुत गुस्से में है जो कि रीस फैमिली की तरफ घूरे जा रहा है। इवन जीक भी ये नोटिस करता है कि उसके भाई के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फ्रीडा आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बताती है कि अगर ग्रिशा आज फाउंडिंग टाइटन जबरदस्ती छीन भी लेता है तो वो तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ग्रिशा एडमिट करता है कि वो ये बात ऑलरेडी जानता है और वो उसे अटैक टाइटन्स की पावर्स के बारे में बताता है कि वो अपने फ्यूचर इनहेरिटर्स की मेमोरी देख सकता है और इसी तरह से वो काफी हद तक फ्यूचर के बारे में जान सकता है। फ्रीडा इस चीज से बिल्कुल अनजान थी क्योंकि वाओ ऑफ रिनाउंसिंग वॉर की वजह से वो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स एंड नॉलेज पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर सकती थी। ग्रिशा फ्रीडा को बताता है कि वो उसे फाउंडिंग टाइटन लेकर रॉयल ब्लड लाइन को यहीं एंड कर देगा और वैसे ही इवेंट सेट करेगा जैसे उसके देखे हुए फ्यूचर में हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो खुद को इंजर करने के लिए अपना चाकू सा निकालता है उसके हाथ शेक करने लगते हैं और वो चाकू जमीन पर गिर जाता है। ग्रिशा बहुत दुख के साथ कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, वो एक डॉक्टर है जिसका काम है लाइफ्स को सेव करना, तो वो कैसे इन छोटे छोटे बच्चों को मार सकता है। जीक ये सब देखकर पजड़ सा हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से रीस फैमिली तो मरी थी और पास्ट चेंज होने का कोई सवाल नहीं उठता। रीस फैमिली के मेंबर्स जहाँ जहाँ छुपे थे उधर से ही चिल्लाने लगते हैं और फ्रिडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ग्रिशा को मार दे ताकि वो सब लोग बच सकें।
एरन अब चल के ग्रिशा के पास आ जाता है, जो कि अब भी गुस्से में ही देख रहा है। वो ग्रिशा से खड़े होने के लिए बोलता है और पूछता है कि क्या ग्रिशा भूल चुका है, वो इस जगह पर आया ही क्यों था। एरन अब एक एक करके ग्रिशा को सब चीजें याद दिलाता है जो कि कई सालों से उसने नजरअंदाज कर रखी हैं, जैसे कि रिवेंज फॉर डायना फ्रिट्ज, एरन क्रूगर, एल्डियन रिस्टोरेशनिस्ट एटसेट्रा। एरन ग्रिशा को कहता है कि ही नीड्स टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक हिज रिवेंज, चाहे वो ऐसा करते करते मर ही क्यों ना जाए, और अगर वो ऐसा करने में मर भी गया तब भी वो अपने टारगेट को नहीं भूल सकता। वो ग्रिशा को याद दिलाता है कि क्रूगर ने उससे क्या पूछा था, कि ग्रिशा ही वो इंसान है जिसने ये सब शुरू किया है या नहीं। एरन की ये सब बात सुनकर ग्रिशा कन्विंस हो जाता है और अपने उस चाकू से अपना हाथ काटकर टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है और पूरी रीज फैमिली को मार डालता है। सिर्फ रॉड रीज ही वहां से भागने में कामयाब हो पाता है। ग्रिशा वहां से टाइटन स्पाइनल फ्लूइड का एक सिरिंज लेकर अपनी टाइटन बॉडी वहीं छोड़कर एस्केप करता है। थोड़ी दूर जाकर वो गिर पड़ता है और एरन को बताता है कि उसने पूरी रीज फैमिली को मार दिया। तो क्या अब वो खुश है, और क्या यही वो चीज है जो एरन सही में चाहता है? ग्रिशा पूछता है कि एल्डिया को बचाने के लिए क्या सिर्फ यही रास्ता बचा था, लेकिन एरन इन सब बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। ग्रिशा दुखी होते हुए पूछता है कि एरन उसे पूरी सिचुएशन क्यों नहीं दिखा देता। उसने मेमोरीज में देखा कि वॉल मारिया डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन उसे कार्ला येगर यानी उसकी वाइफ की सेफ्टी के बारे में एरन क्यों कुछ नहीं बता रहा है। अगले ही मोमेंट्स में वो जीक को याद करता है और पूछता है कि क्या वो भी यही है, और फाइनली जीक को बताता है कि सब चीज एरन के प्लान के हिसाब से जाएगी, ना कि जीक के हिसाब से। ग्रिशा ने एरन की मेमोरीज में देखा है कि क्या होने वाला है, और वो भरोसा नहीं कर सकता कि कुछ इतना खतरनाक चीज भी पॉसिबल है। वो ऊपर की तरफ देखता है और इस बार उसे जीक सही में दिख जाता है। वो खड़े होकर जीक से माफी मांगता है फॉर बीइंग अ टेरिबल फादर। जीक का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन ग्रिशा तब भी उसे गले लगा लेता है। वो जीक को बताता है कि ही लव्स हिम और काश उसने थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता अपने बड़े बेटे के साथ। जीक फाइनली ग्रिशा को डैड कहकर बुलाता है और ग्रिशा जीक को वार्निंग देता है कि इससे पहले और देर हो उसे एरन को रोकना होगा। दोनों भाइयों के बीच का कनेक्शन जिसकी वजह से वो मेमोरीज में थे वो ब्रेक होता है और वो दोनों खुद को वापस कोऑर्डिनेट में पाते हैं। जीक पूरी तरह से हिल चुका था, लेकिन एरन एकदम किलर लुक देता हुआ जीक को कहता है कि हम अभी उस पार्ट तक तो गए नहीं जहां छोटा एरन ग्रिशा को खाएगा। जीक अभी ये बात समझ चुका था कि एरन ही वो बंदा है जो ग्रिशा को फोर्स करता है टू किल रॉयल ब्लड फैमिली, लेकिन जीक ये सोचकर सरप्राइज हो जाता है कि एरन ने ग्रिशा को वो मेमोरीज क्यों दिखाई जो कि उसके लिए अनफेवरेबल हो सकती हैं। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि इन्हीं मेमोरीज की वजह से ग्रिशा फाउंडिंग टाइटन चुरा पाया, जबकि ये चीज उसकी मर्जी के खिलाफ थी और वो खुद भी उसका कोई यूज नहीं कर सकता था। एरन जीक को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो एरन को ग्रिशा की मेमोरीज में लेकर गया, जिसकी वजह से एरन का प्लान सक्सेसफुल हुआ। एक्चुअली 4 साल पहले जब उसने हिस्टोरिया के हाथ पर किस किया था तो उसे ग्रिशा की मेमोरीज देखने का मौका मिला और उनमें उसने अपने फ्यूचर वर्जन को खड़ा हुआ देखा, साथ ही बाकी इवेंट्स का भी हल्का सा ग्लेंस मिला। जीक एकदम से हड़बड़ा जाता है और पैनिक में ymir को चिल्लाकर ऑर्डर देता है कि वो सारे सब्जेक्ट ऑफ ymir से रिप्रोडक्शन की पावर छीन ले, जिसे सुनकर ymir कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जीक फिर एरन को बोलता है कि मुझे नहीं पता तूने ग्रिशा की मेमोरीज में किस तरह का फ्यूचर देख लिया, बट एक चीज तो पक्की है कि तू सब कुछ नहीं देख पाया, वरना तुझे पता होता कि तू यहाँ पर फाउंडर की पावर को यूज ही नहीं कर पाएगा। एरन के हाथों में अब भी चेन्स बंधी हुई थी, लेकिन वो इतनी तेज फोर्स लगाता है कि अपने दोनों हाथों के अंगूठे और आगे का पार्ट उखाड़ देता है और खुद को फ्री करके ymir की तरफ दौड़ पड़ता है। एंड जीक उसे पीछे से बताता है कि अब वो जो कुछ भी ट्राई करे वो सब पॉइंटलेस है। एक बार ymir ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो दुनिया की कोई भी पावर उसे नहीं रोक सकती। तो ये थी यार स्टोरी AOT मांगा चैप्टर 121 की, जिसका नाम था मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर। आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्चुअली इन वीडियोस में हम लोग मांगा चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि एनिमे में बहुत सारे इवेंट्स छोड़ दिए जाते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि एनिमे में अडॉप्ट नहीं किए गए हैं। तो अगर तुम्हें उन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।